स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। लेबनान पर इजराइल का नॉन स्टॉप हमला जारी है। पेजर पहले, फिर वॉकी टॉकी के बाद अब लेबनान पर हवाई हमला किया गया है। इजराइल के फाइटर जेट्स ने लेबनान को दहलाया है। इजराइल ने लेबनान पर ताबड़तोड़ रॉकेट्स दागे हैं। हिजबुल्लाह के 1000 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर्स तबाह कर दिए गए हैं। लेबनान पर इजराइल का लगातार हमला जारी है। पहले पेजर अटैक, जो हिजबुल्लाह के कमांडर या फिर लड़ाके थे जो पेजर अपने पास जिन्होंने रखा हुआ था पॉकेट में, उसमें एक एक कर ब्लास्ट होने लगा। कुछ लोग समझ पाते, उससे पहले ही कई लोगों की मौत हो गई, हजारों लोग घायल भी हुए। उसके बाद भी इजराइल यहां रुका नहीं। उसके बाद वॉकी टॉकी या फिर जो भी उपकरण हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, उसमें ब्लास्ट होने लगे। और ये ब्लास्ट कैसे हुआ, अभी भी कई सारी थ्योरीज हैं। लेकिन अब सीधा ये अटैक, पेजर अटैक या फिर वॉकी टॉकी से ब्लास्ट, ये इनडायरेक्ट अटैक था। लेकिन ये डायरेक्ट अटैक पहली बार इजराइल की तरफ से, और सीधे लेबनान को बता दिया है कि अब किसी भी तरह की हिमाकत की या फिर पलटवार करने की हिम्मत की तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पलटवार से पहले ही इजराइल के फाइटर जेट्स ने लेबनान के तमाम रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह कर दिया। और अब इजराइल के हमलों से पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव है। इजराइल के धमाकों से लेबनान में दहशत का माहौल है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हमला किया है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के सैकड़ों रॉकेट लॉन्चर बैरल तबाह कर दिए गए। ये बताया जा रहा था कि हिजबुल्लाह के प्रमुख जो है, जिसने इजराइल को चेतावनी दी पेजर अटैक के बाद, वॉकी टॉकी ब्लास्ट के बाद, कि अब इजराइल की बारी है, अब हम इजराइल से बदला लेंगे। लेकिन बदला लेते हिजबुल्लाह, उससे पहले ही जो हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर थे, जिन रॉकेट लॉन्चर्स के जरिए रॉकेट दागे जा सकते थे इजराइल की तरफ, उस रॉकेट लॉन्चर्स को ही तबाह कर दिया गया। एक के बाद एक जो फाइटर जेट्स हैं, इजराइल के फाइटर जेट्स ने आसमान से बारूद बरसाए, बम बरसाए, और वो रॉकेट लॉन्चर जो इजराइल की तरफ मोड़ा गया था या मोड़ने की तैयारी थी, रॉकेट वहां बरसाने की तैयारी थी हिजबुल्लाह की तरफ से, उन रॉकेट लॉन्चर्स को ही तबाह कर दिया गया। और इजराइल के हमलों से हिजबुल्लाह चीफ तमतमा गया है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह का बयान आया है। इजराइल की करतूत जंग ऐलान है। हिजबुल्लाह चीफ का कहना है कि ये जंग का ऐलान है और इजराइल को करारा जवाब मिलेगा। हालांकि ये बार बार इस तरह की चेतावनी गिदड़ भभकी हिजबुल्लाह की तरफ से दी जा रही है और कहा जा रहा है कि हम अब पलटवार करेंगे, लेकिन पलटवार करते उससे पहले ही रॉकेट लॉन्चर्स तबाह कर दिए गए। सवाल है कि पलटवार कैसे होगा। ये जरूर है कि हिजबुल्लाह अभी समझ नहीं पा रहा है कि कैसे हम इसका बदला लें, कैसे पलटवार करें, क्योंकि इजराइल तो अब आसमान से आग भी बरसा रहा है। और जमीन पर स्थिति यह है कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो भी हिजबुल्लाह के लड़ाके या कमांडर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मौत का साजो सामान बन चुका है। और उससे लड़ाके, हिजबुल्लाह के तमाम लड़ाके या फिर कमांडर्स, कई की मौत हो चुकी है, कई अभी भी घायल हैं। और ये बता रहा है कि हालात लेबनान के लिए, हिजबुल्लाह के लिए बहुत खौफनाक है। और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। स्वागत है सर आपका। सबसे पहला सवाल कि इजराइल, ऐसा लग रहा है कि स्टेप बाय स्टेप और बहुत स्ट्रेटजी उसने बनाई होगी कि हम कब कौन सा अटैक करेंगे। पहले पेजर अटैक, फिर वॉकी टॉकी, और फिर तमाम जो उपकरण है उसमें अटैक हुआ। और इजराइल को पता था कि अब पलटवार की तैयारी करेगा, तो पलटवार के लिए क्या है, उसके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, पहले उसको तबाह कर दो। एक भी मौका इजराइल देना नहीं चाह रहा लेबनान को। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया। देखिए, इज़राइल आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है। बड़ी सूझी हुई रणनीति और एक डिज़ाइन जो बनाते हैं लड़ाई लड़ने की, उसको वो इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए, किस तरीके से गाज़ा पट्टी को सीक्वेंशियली उन्होंने पूरी तरीके से तबाह कर दिया और आज की डेट में जो हमास है, वो मार्जिनलाइज़्ड हो गया। अब यही कार्रवाई देखिए आज की डेट में लेबनान में कर रहा है। लेबनान में कॉन्टैक्ट बैटल तो नहीं है, लेकिन एक डिस्टेंस बैटल चल रहा है। एक एयर स्ट्राइक करता है, रॉकेट बरसाता है
और जिस तरीके से देखिए उसने पेजर और वॉकी टॉकी पे एक्सप्लोशन किया, ये देखिए एक पूरा पूरा मनोबल तोड़ने की तैयारी है। हिजबुल्लाह को वो कहां तक स्ट्राइक करेगा ये कहा नहीं जा सकता है। पहले तो उसने साइकोलॉजिकली उनको डाउन कर दिया है। इस तरीके का भय का वातावरण लेबनान में बना दिया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करने के लिए हिजबुल्लाह के लड़ाके बहुत सतर्क हैं। उनका कम्युनिकेशन फेल कर दिया, आपस में बातचीत बंद कर दिया। अब उनको पूरे पूरे रिमोट सिस्टम पे जाना पड़ेगा, या तो रनर द्वारा या स्लिप द्वारा, या ऐसी मैसेजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज नहीं कर सकते। तो कम्युनिकेशन उन्होंने जेपरडाइज कर दिया, जिससे कि उनका कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया। और जिस तरीके से देखिए आज की डेट में एयर स्ट्राइक किया है, तमाम तरीके के उनके लॉन्चिंग साइट को बर्बाद किया है। एक चीज ध्यान में रखने वाली बात है, और एक लेबनान में एक वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चला दिया है। लेबनानीज जो है वो उनके डिवाइडेड व्यूज हो गए हैं। वो कहने लगे कि हिजबुल्लाह को यहां से ऑपरेट नहीं करना चाहिए, इसका खामियाजा लेबनान को भुगतना पड़ रहा है। लेबनान में स्ट्राइक हो रही है और उनके सिविलियन भी हताहत हो रहे हैं। तो वहां की पॉपुलेशन में एक डिवाइड कर दिया, हिजबुल्लाह को एक साइकोलॉजिकली डाउन कर दिया। 1200 करीब सैनिक उनके हताहत हो गए। तो अब वो लड़ने के विधा में है नहीं, किस तरीके से आप लड़ेंगे। लेकिन हिजबुल्लाह के देखिए जो हेड है नसरुल्लाह, वो आते हैं, बोलते हैं कि हमारी कमर इन्होंने तोड़ी नहीं है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन इंटैक्ट है, हम इसका बदला लेंगे। लेकिन इस तरीके के स्टेटमेंट जैसा कि आपने बताया कई बार आ चुके हैं। इस्माइल हानिया मारा गया था, तब भी उसके बाद इस तरीके के आए थे स्टेटमेंट, हम इसका बदला लेंगे। लेकिन ये बदला लेते हुए दिख नहीं रहे हैं। ये जो रॉकेट फायर करते हैं, उसका इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जो 3 टियर में लगा हुआ है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। एक दो क्रूड मिसाइल कहीं गिरते हैं तो उससे ऐसे हताहत लोग होते नहीं। जी। लेकिन एक चीज तो हिजबुल्लाह ने जरूर किया है, जो इजराइल के नागरिक हैं उनमें भी एक भय का वातावरण है। तमाम तरीके के देखिए वहां सायरन बजते हैं और इजरायली लोग भी शेल्टर लेते हैं, वो एक प्रिकॉशनरी मेजर है। लेकिन जहां तक टेक्नोलॉजी और कॉन्टैक्ट बैटल और डिस्टेंस बैटल का जो फेयर मिक्स किया है इजराइल ने, ये एक अपने आप में जितने युद्ध के रणनीतिकार हैं उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। देखिए कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी विधा जो है इस वॉर में अनटच नहीं रहा हुआ। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, हरासमेंट, फायरिंग, रॉकेट, कॉन्टैक्ट बैटल, इस तरीके के लेवल पे युद्ध लड़ाकर, बिल्कुल, और कैसे इनडायरेक्ट बिट अटैक, बाय डायरेक्ट बिट, अटैक, बिट बाय यही बिट स्ट्रेटजिकली कंप्लीट ऑपरेशन हो एक रहा है। रणनीति के साथ कहीं ना कहीं इजराइल इस हमले की प्लानिंग करता रहा होगा बहुत लंबे समय से, और उसके बाद इसको अंजाम दिया गया है। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह हमारे साथ भी जुड़ गए हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, अब क्या? यहाँ तो गिदड़ भभकी है, जो हिजबुल्लाह प्रमुख है वो बार बार कह रहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम इजराइल पर हमला करेंगे, हम फिर से एकजुट होकर ताकत जुटाकर हम इजराइल को सबक सिखाएंगे। लेकिन क्या, कैसे? या फिर हम ये मान लें कि हिजबुल्लाह की जब तक कमर टूटेगी नहीं, जब तक हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद नहीं कर देगा, तब तक इजराइल रुकेगा नहीं? जी, इसको ऐसे मान सकते हैं हम, क्योंकि इज़राइल जो है अपने हमले रोका नहीं इन्होंने, और हमले चले जा रहे हैं इनके अलग-अलग तरीके से। अभी मोसाद का नाम सामने आ रहा है, हालाँकि कोई सबूत नहीं है के पीछे कौन था, किसने इसकी, ना ही कोई इसका, मुझे लगता है कि इसका नाम, इसका अपनी ओनरशिप लेगा कि हमने करा है। लेकिन सस्पेक्टेड मोसाद का नाम बार-बार सामने आ रहा है इसमें। ये बहुत ही घातक, और ऐसा हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते अपने ख्वाब के अंदर कि ऐसा कोई हमला कहीं पे तकनीकी हो सकता है। ये बहुत ही चौंका देने वाली बात है, और ये बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंस है। और जी हाँ, जब तक इज़राइल ने ये ठान लिया था कि हमास का हम खात्मा करेंगे। हमास जहाँ पे 40,000 से ज़्यादा लड़ाके थे, वो एक आइडियोलॉजी थी। और उन्होंने गाज़ा पट्टी में बेरहम तरीके से मासूमों को, खवातीन को, बच्चों को, बुजुर्गों को सफाया किया, उनका वहाँ पे उनको बर्बाद किया। आप हमास को मारिए, कोई तकलीफ नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। लेकिन कहीं पे भी, कोई भी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे अरब हो, चाहे कोई भी हो, अगर आप मासूमों की जान लेंगे तो उसमें लोग ऑब्जेक्ट करेंगे। यहाँ पे लेबनान में जैसे जिस तरीके से अटैक हुए हैं, तो आपका कहना सही होगा, इज़राइल जब तक खात्मा नहीं कर देता हिजबुल्लाह का, तो शायद हो सकता है कि तब तक वो चैन ना ले। लेकिन क्या हिजबुल्लाह का खात्मा करना इतना आसान है? बहुत मुश्किल है। हिजबुल्लाह भी, और इज़राइल हुईती से नहीं डरेगा, हमास से नहीं डरेगा। हाँ, अ, हो सकता है हिजबुल्लाह से थोड़ा बहुत, क्योंकि हिजबुल्लाह ने अगर हिस्ट्री देखें तो
पहले भी इजराइल पे थोड़ा बहुत इन पे दबाव डाला है। जी। हिजबुल्लाह ने भी अटैक किया फिर इजराइल ने फिर हवाई हमले किए। 70 हवाई हमले बहुत बड़ी बात होती है, यानी कि तबातोड़ हमले हर दिशा में। क्या हो रहा है मालूम नहीं। अरे आप वॉकी टॉकी में आपने कर दिया। एक्सपर्ट्स जो हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स थोड़ा डिवाइडेड हैं। वो कह रहे हैं कि भाई क्या ये इस तरह का हमला लीगल था कि इलीगल था, एज पर जेनेवा कन्वेंशन यानी कि। तो देखिए जिस तरीके से हम जा रहे हैं, यहाँ हम मतलब यहाँ पे इजराइल और गाजा पट्टी का युद्ध, हमास का युद्ध, हिजबुल्लाह का युद्ध, ईरान इसमें शामिल है। सऊदी अरेबिया और सीरिया ने तो बोल रखा है कि उनका एयर स्पेस कोई ईरान इस्तेमाल ना करे इजराइल पे हमले में। तो जिस तरीके से वहां पे हालात बिगड़ रहे हैं, ये इसको मैं लंबा खेल होते हुए देख रहा हूँ। इसको मैं ये नहीं देख रहा कि अभी हाल ही नहीं, में नहीं, और ये अगर 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 इज़राइल ने अगर हवाई हमले किए हैं, 70 हवाई हमले किए हैं, तो उसका मतलब उसे पता है कि अब इसका रिएक्शन क्या होगा, तो रिएक्शन के लिए वो और ज़्यादा प्रिपेयर होगा। और ये एक अगर हमला किया गया है, आपने कहा मोसाद, मोसाद को लेकर अगर कोई पुष्टि नहीं हुई है, तो ये भी तो साफ है कि इज़राइल ने हमला किया, 70 हवाई हमले। अब डायरेक्ट अटैक इज़राइल कर रहा है। साफ तौर पर लेबनान में जो कुछ हुआ, वो एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा था कि पहले कमजोर करो, कम्युनिकेशन पर अटैक करो, कम्युनिकेशन तोड़ दो और उसके बाद फिर हवाई हमला करो। ये भी तो स्ट्रैटेजी का पार्ट हो सकता है। देखिए मैं आपको ये सीरिया में कंसुलेट पे वहां पर एक अटैक हुआ था। ये अब तक पुष्टि, अब तक ये तकरीबन मई की बात है अगर मैं ठीक से याद करूं तो, अब तक ये पुष्टि थी। ईरानी आईआरजी रेवोल्यूशनरी गार्ड भी उसमें मारे गए थे। इसकी पुष्टि हो नहीं पाई थी। तो ये हम स्पेकुलेशन हो रही थी कि ये शायद इजराइल ने हमला किया होगा। ईरान ने जोश में एक जवाबी कार्रवाई करी। ईरान ने डायरेक्ट अटैक किया इजराइल के ऊपर। अब वो हमला क्या इजराइल ने किया था, कोई पुष्टि नहीं हो पाई थी। इजराइल पे जो हमला हुआ था, जो इकोनॉमिकली जोन में हुआ था, जहां पे ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ था, वो हमला तो ये कंफर्म था, वो तो ईरान ने ही किया था। ठीक उसी तरीके से मोसाद की भी कोई पुष्टि हो नहीं पाई है, लेकिन उंगलियां उठ रही हैं मोसाद की तरफ, यानी कि इजराइल की तरफ। पुष्टि हो नहीं पाई है। लेबनान ने हमला किया इजराइल पे, तो ये 70 हवाई हमले हुए हैं, तबातोड़ हमले हुए हैं। जिस तरीके से देखिए दो तरफ से, अगर किसी को कोई चांटा मारेगा तो अपना दूसरा गाल नहीं दिखाएगा, वो भी रिएक्ट करेगा। कोई अगर जी। हाथ मरोड़ के बुलिंग करेगा तो वापस उसको जवाब मिलेगा। ठीक है। तो ये शरदेंदु बात भी जी, ठीक है सर। शरदेंदु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरदेंदु जी, यहाँ तक तो है कि चलिए इजराइल और लेबनान या हिजबुल्लाह आमने सामने हैं। मिडिल ईस्ट की बात करें, ईरान कहाँ है, तुर्की कहाँ है? तुर्की ने तो चेतावनी भी दी थी कि ये युद्ध का ऐलान है, ये जंग का ऐलान है, जंग के संकेत हैं। लेकिन वो लोग क्या कर, उनका क्या रुख हो सकता है, ईरान का, तुर्की का, मिडिल ईस्ट का? देखिए, जहां तक मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज का सवाल है, वो सारे के सारे अपने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रख रहे हैं। सिर्फ एक देश है जो खुल के हिजबुल्लाह की, हुतीज की और हमास की मदद कर रहा है, वो है ईरान। ईरान कहीं ना कहीं इसमें पूरे युद्ध को एक शेप देता हुआ नजर आ रहा है, और आज से नहीं, 7 अक्टूबर के बाद से ही उसने इस तरीके की संरचना की है। और जिस तरीके से आर्मिंग की गई है हमास की, उसमें आईआरजीसी और ईरान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाकी कंट्री है, देखिए देखिए टर्की का रोल बड़ा अजीब सा है। वो मौके का फायदा उठाने वाले रोल में कहीं ना कहीं जा रहा है। एक तरफ तो वो नाटो का सदस्य है, और दूसरी तरफ वो मुस्लिम यूनिटी की बात करके ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन ग्राउंड पे कोई एक्शन उनका होता हुआ नजर नहीं आता है। तो इसलिए तुर्की पूरे सिचुएशन का एडवांटेज लेके वो ऑटोमन एम्पायर वाली लाइन में सोच रहे हैं कि शायद वो उसको स्टैब्लिश कर लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ग्राउंड पे एक्शन करना पड़ेगा। आपको एक सॉलिडारिटी दिखाना पड़ेगा। आपका मुस्लिम वर्ल्ड में जो क्रेडिबिलिटी, आप कैसे उसको एनहांस करेंगे, इसके तरफ काम नहीं हो रहा है। वो स्टेटमेंट देते हैं और उसके बाद ग्राउंड पे कोई एक्शन तब्दील नहीं होता है, तो लिहाजा वो पेपर पे ही स्टेटमेंट रह जाता है। लेकिन जहां तक बाकी देश है, सरप्राइजिंगली, चाहे वो इजिप्ट हो, जॉर्डन हो, सऊदी अरबिया हो, मासिर जो है वो देखिए फलस्तीन के साथ हैं।
मासेस जो है वो हमास को कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि उनका कॉज जो फिलिस्तीन का वो मेटरलाइज हो, लेकिन सियासतदान जितने हैं वो पूरे के पूरे अमेरिका के साथ लामबंद है, वो खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी त्रासदी है इस रीजन की। अगर पूरा मुस्लिम वर्ल्ड या मिडिल ईस्ट के कंट्री खुल के सामने बोलते हैं तो फलस्तीन का हक उनको जरूर मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है क्योंकि ये सबके अपने सेल्फ इंटरेस्ट है। ईरान डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकता था अगर वो अपना न्यूक्लियर प्लान गिव अप कर देता, लेकिन कहीं ना कहीं उसको डर है कि उसके जितने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है अगर वो खुल के वॉर में आया तो वो स्ट्राइक किया जाएगा। अब मेरा मानना है कि इसराइल की मंशा जो है इस युद्ध को इतना भड़का दो कि ईरान डायरेक्टली इस युद्ध में इन्वॉल्व हो जाए और इसराइल और अमेरिका को एक वजह मिल जाए जिससे वो उनके न्यूक्लियर प्लांट, उनके वॉर वेजिंग मशीनरी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकें। ये ओवरऑल प्लान पे काम करें। लिहाजा इसी वजह से हमास से अब शिफ्ट हुआ है हिजबुल्लाह पे। हिजबुल्लाह के तहत वो देखिए लेबनान पे स्ट्राइक कर रहे हैं। लेबनान के पॉपुलेशन को उन्होंने डिवाइड कर दिया है, आधा आधा कुछ हिजबुल्लाह के अगेंस्ट है, कुछ हिजबुल्लाह के साथ है और कहीं ना कहीं सीरिया को भी वो टारगेट कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा गेम प्लान चल रहा है, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं हो रहा है। इसके पीछे अमेरिका का एक भय है, इजराइल की जो मिलिट्री पावर है उससे कहीं ना कहीं डर बना हुआ है और सब अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट में लगे हुए हैं। मेरा मानना है कि अगर फिलिस्तीन को अपने कॉज को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कराना है तो एक सॉलिडारिटी होनी चाहिए। हो क्या रहा है आज की डेट में वर्ल्ड में डिप्लोमेसी और डायलॉग फेल हो रखे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिफंक्ट है, किसी भी तरीके का प्रेशर काम नहीं कर रहा है। एक प्रेशर जो वर्ल्ड में काम करता है अमेरिका का, वो वॉरिंग फैक्शन के साथ है, वो इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, लिहाजा युद्ध का अंत नहीं हो रहा है। अगर किसी भी तरीके से एक प्रेशर बनता है सीज फायर करने के लिए तो नेतन्याहू साहब सीज फायर नहीं होने देंगे। वजह उसकी है कि जब सीज फायर होगा तो आपको गाजा पट्टी का एडमिनिस्ट्रेशन या तो हमास को सोच देना पड़ेगा या पैलेस्टीनियंस को देना पड़ेगा या पीएलओ या मोहम्मद अब्बास साहब है उनको देना पड़ेगा। ये चीजें उनको मान्य नहीं है। बहुत मुश्किल से उन्होंने गाजा पट्टी पे कंट्रोल किया है, अब आईडीएफ ही वहां पे रहेगा। मैं जो आपका फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है उस पे भी आईडीएफ के लोग कंट्रोल करेंगे। तो इस तरीके से हमास को पूरी तरीके से सीज किया है, जी। लेकिन हिजबुल्लाह पे ये चीजें लागू नहीं होती। हिजबुल्लाह की जो सप्लाई लाइन है वो खुली हुई है, सीरिया से खुली, लेबनान से खुली, इराक इराक का जो नॉर्दर्न इराक है जिसकी बॉर्डर उससे लगता है वो खुला हुआ, और ये जो सप्लाई चेन जो उनका लिंक खुला हुआ है ठीक है। इससे हिजबुल्लाह का तो एग्जिस्टेंस क्या बना रहेगा। क्या वो गाहे बागा है, ठीक है सर। इसराइल पे स्ट्राइक करता रहेगा। जी। लिहाजा इस तरीके की युद्ध की परिस्थिति बनी रहेगी और मेरा मानना है कि अभी ये सिचुएशन सीज फायर का नहीं है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बाकी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज का नहीं होता दिख रहा है। ये युद्ध इसी तरीके से चलता रहेगा, स्टेटमेंट आएंगे, कुछ हिजबुल्लाह के रॉकेट फायर होंगे, इसराइल का ऑपरेशन चलेगा और ये गुरिल्ला वॉर स्थिति जो बनी जिसे रहेगी कहते जब हैं, तक कि प्रॉक्सी अमेरिका वॉर, के इलेक्शन नहीं हो है जाते। ना? गुरिल्ला वॉर जिसे कहते हैं, या छिप कर वार करना फिर भाग जाना। लेकिन इसका अंत क्या और इसका मकसद क्या? मोहम्मद अली शाह साहब, इजराइल चाहता क्या है? जैसा कि श्रद्धेंदु जी कह रहे हैं कि ईरान से डायरेक्ट अटैक हो, ईरान को उकसा रहा है, तो इसमें इजराइल का क्या इंटरेस्ट है? और क्या वाकई ऐसी स्थिति आ सकती है कि इजराइल वर्सेस ईरान या फिर इजराइल वर्सेस कंप्लीट मिडिल ईस्ट हो सकता है, या मिडिल ईस्ट बढ़ जाएगा आपस में ही इजराइल के साथ युद्ध को लेकर? जी, ब्रिगेडियर शरदंदू साहब की बात से मैं 100% सहमत हूँ। बिल्कुल, उन्होंने बहुत ही सटीक एनालिसिस दिया है। देखिए, बात ऐसी है कि इज़राइल जो है अगर ज्योग्राफिकली देखें, घिरा हुआ है सारे मुसलमान मुल्क से, गल्फ कंट्री से, लेकिन फिर भी वो निडर है। वो क्योंकि छोटा-सा मुल्क है, टेक्नोलॉजी में इतना बड़ा है। और यहूदी जो हैं, आप देखें अगर गौर करेंगे, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नाज़ी जर्मनी में हिटलर ने इनको बिल्कुल बहुत तड़पा-तड़पा के मारा था, बदकिस्मती से। ये राख से उठकर आए, खाक से उठ के आए और ये छोटा-सा मुल्क काफ़ी ताकतवर बन गए और ये टेक्नोलॉजी में बहुत आगे अव्वल दर्जे पे है ये, मैं कहूँगा। अमेरिका का हाथ है इज़राइल के ऊपर, अमेरिका का हाथ बना रहेगा तो फिर ये और ताकतवर होते रहेंगे। अगर अमेरिका का हाथ ना भी होगा तब भी शायद इनमें इतना दमखम है, इतनी ताकत है, तब भी शायद ये अपना दमखम दिखा पाए। अब अरब मुल्क जो हैं, जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, जो मुसलमान राष्ट्र हैं, जो उसके जी। घिरे हुए हैं, वो भी एक पेज पे नहीं है। उनमें भी कोई खास यूनिटी ऐसी है नहीं कि अगर एक मुल्क हुआ तो ये हम सब जुड़ जाएंगे। ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो हैं, वो भी एक मुल्क पे नहीं है। अभी हाल ही में कुछ टाइम 2-1 महीने पहले की बात है, मिस्र में एक मीटिंग होनी थी। ये 2 भागों में होनी थी, 2 फेजेस में, लेकिन क्योंकि एक ही पेज पे नहीं आ पाए,
इस मुसलमान राष्ट्र है, तो फिर एक ही पेज पे हुई। एक मकसद साफ तौर पर दिख रहा है यहाँ पर, कूटनीतिक भी। युद्ध के जरिए ही या प्रॉक्सी वॉर के जरिए ही, कूटनीति ही, कि मिडिल ईस्ट को बांट दो, और जो मिडिल ईस्ट के देशों के द्वारा फंडेड है, वो हमास हो या फिर हिजबुल्लाह हो, उनको भी बांटो और उनको फिर ख़त्म करो। कहीं ना कहीं ये एक मकसद दिख रहा है इसमें, और ये मुझे लगता है कि इजराइल यहाँ पर अभी रुकने नहीं जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली शाह साहब और शरदेंदु जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर है इजराइल का ऐलान आप इसे कह सकते हैं, और ऐलान तो बहुत पहले ही कर दिया था, जब से हमास ने गलती की इजराइल पर हमला करके, उसके बाद से इजराइल ने कह दिया था जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक रुकेंगे नहीं। और हिजबुल्लाह पर इस तरह का अटैक किसी ने सोचा नहीं था। एक के बाद एक हजारों पेजर ब्लास्ट से लेबनान दहल उठा। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर पेजर ब्लास्ट कर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी। पेजर ब्लास्ट के बीच अब एक और सुर्खी मोसाद ने बटोरी है। मोसाद, सवाल है, कैसे करता है अपने देश के दुश्मनों का काम तमाम? मोसाद क्या है, कैसे काम करता है, क्या है इसका इतिहास? मोसाद से जुड़ी हर जानकारी हमारी इस खास रिपोर्ट में देखें। मोसाद ने लेबनान में मचाई तबाही। ना रॉकेट, ना मिसाइल, वार का नया स्टाइल। कभी घुसकर मारा, कभी दूर से उड़ा डाला। क्या है मोसाद की खौफनाक तकनीक? मोसाद ने कैसे दुश्मनों को हर बार दी मौत? मोसाद का नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है, क्योंकि ये एजेंसी अपने मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ एक किलिंग मशीन की तरह काम करती है। लेबनान में मोसाद ने हिजबुल्लाह पर पेजर ब्लास्ट कर सनसनी मचा दी। दुनिया की सबसे खतरनाक और बेरहम माने जाने वाली इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की पेजर ब्लास्ट तकनीक पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। कहा जा रहा है कि मोसाद को अपने ऑपरेशन को अंजाम देने में कई महीने लगे होंगे, क्योंकि हिजबुल्लाह ने महीनों पहले अपने लड़ाकों के लिए ताइवान की कंपनी को 5000 पेजर बनाने का ऑर्डर दिया था। हाल ही में अपने लड़ाकों को देने के लिए पेजर ताइवान से मंगवाए गए थे, जो उनकी जेबों और थैलों में फट पड़े। दरअसल मोसाद ने इन पेजर को लेबनान भेजे जाने से पहले ही उसे हैक कर लिया था। हिजबुल्लाह ने सोचा था कि वो उसके लड़ाके लोकेशन ट्रैकिंग से बचने के लिए पेजर का इस्तेमाल करेंगे, तो उसे स्मार्टफोन की तरह हैक नहीं किया जा सकेगा। मगर लेबनानी सूत्रों ने दावा किया है कि पेजर को इजरायली खुफिया एजेंसी कंट्रोल कर रही थी। मोसाद ने पेजर ब्लास्ट के जरिए हिजबुल्लाह से बदला लिया है। कहा जा रहा है कि ये तकनीक मोसाद के ऑपरेशन ब्रेथ ऑफ गॉड यानी ईश्वर का कोप ऑपरेशन का हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल तब किया गया था जब 1972 में जर्मनी में म्यूनिक में ओलंपिक चल रहे थे। उस समय 11 इजरायली एथलीट मारे गए थे। इसके बाद अगले 20 साल तक मोसाद ने अपने खिलाड़ियों के हथियारों को पूरी दुनिया में खोज कर मार डाला। अब भले ही लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर मोसाद फिर से चर्चा में है, लेकिन आपको बता दें कि इजराइल की खुफिया एजेंसी ने पहले भी कई बार खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देकर दुश्मनों को धूल चटाई है। दरअसल मोसाद को दुनिया भर में गुप्त ऑपरेशन को अंजाम देने में टॉप खुफिया एजेंसी माना जाता है। इजराइल के 3 बड़े खुफिया संगठन अमन, शिन बेट और मोसाद हैं। इनमें से एक मोसाद के भी 2 काउंटर टेररिज्म यूनिट हैं। पहली यूनिट है मेट साडा, जो दुश्मन पर हमला करती है, वही दूसरी यूनिट किडोन है। इसका काम गुप्त ही रखा जाता है, लेकिन ये आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। मोसाद की स्थापना 1949 में हुई थी। इजरायली सरकार ने मोसाद का गठन आतंकवाद से लड़ने के लिए किया था। 1951 के बाद मोसाद इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन आता है और इसकी रिपोर्टिंग भी प्रधानमंत्री को ही होती है। मोसाद को इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस के नाम से भी जाना जाता है। इसका मकसद है खुफिया जानकारी जुटाओ, मिशन को अंजाम दो और आतंकवाद को निस्तानाबूद कर दो। इजरायल के बनने के कुछ समय बाद ही मोसाद का गठन हुआ, जिसका तेल अवीव में मुख्यालय है। 13 दिसंबर 1949 को जब इसका गठन हुआ तो इसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कोऑर्डिनेशन के नाम से जाना गया।
मोसाद को खुफिया जानकारी जुटाने, सीक्रेट मिशनों को अंजाम देने और आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के लिए सालाना $2.8 बिलियन का बजट दिया जाता है। इसमें लगभग 7,000 लोग काम करते हैं, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी जासूसी एजेंसियों में से एक बनाता है। कहते हैं कि आज मोसाद अपने खुफिया जानकारी जुटाने और ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए साइबर वॉर तकनीकों जैसे AI, मशीन लर्निंग, माइक्रो रोबोट, रिमोट कंट्रोल और GPS सिस्टम का जमकर इस्तेमाल करता है। यही चीज उसे दुनिया की बाकी खुफिया एजेंसियों से अलग करती है। मोसाद के बहादुरी के किस्से से इतिहास भरे पड़े हैं। 2020 में ईरान के सबसे बड़े दुश्मन इजराइल ने ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरजादा को उस वक्त तेहरान में मार डाला जब वो अपनी कार से जा रहे थे। उन पर रिमोट कंट्रोल मशीन गन से गोलियां बरसाई गई। ऐसी रिपोर्ट थी कि फखरजादा को मारने के लिए मोसाद के असली स्नाइपर ने 1500 किलोमीटर दूर किसी अज्ञात जगह से इस मिशन को अंजाम दिया था। एजेंसी ने पहली बार इसी ऑपरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल किया। मोसाद पर यह भी आरोप लगे हैं कि वो ईरान पर 8 बड़े साइबर हमलों में शामिल था। सबसे बड़ा साइबर हमला 2010 का माना जाता है। मोसाद दुनिया की किसी भी चीज या शक्ति से नहीं डरती है। ये वो एजेंसी है जो अपने खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी